Good morning, students. Today we will go through the remaining topics of chapter number 1, Introduction to Accounting. The topics that are left are difference between bookkeeping and accounting. What is bookkeeping? बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज़ करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को। तो सिर्फ क्लासीफाइंग तक जो हमारे स्टेप्स होते हैं, क्लासीफाइंग तक उसको हम जो कंसिडर करते हैं अंडर बुक कीपिंग। इसके आगे के जो स्टेप्स होते हैं वो बुक कीपिंग के अंदर कंसिडर नहीं करे जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग में हम कम्युनिकेटिंग तक के सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। मतलब कम्युनिकेटिंग तक में हम लोगों ने ऊपर बात भी करी थी, कम्युनिकेटिंग तक में कितने स्टेप्स होते हैं। कम्युनिकेटिंग तक में आप लोगों ने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग तक के जितने स्टेप्स होते हैं वो हम कंसिडर करते हैं अंडर अकाउंटिंग, एंड क्लासीफाइंग तक के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हम कंसिडर करते हैं अंडर बुक कीपिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं हमको अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में हमें उन्हें सिस्टमैटिकली अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेप है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। रिकॉर्ड करने के बाद में हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हुआ है या हमारे बिजनेस में हमने लॉस सफ़र करा है। ठीक है। तो ये हमें अकाउंट्स में जब हमने बुक्स में अपनी रिकॉर्डिंग कर ली तो उससे हमें जो है पता चलता है, उससे हम फाइंड आउट, उससे हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। थर्ड पॉइंट है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमको कहाँ से पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता चलती है बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसके लिए आने वाले आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस ठीक तरीके से मूव कर रहा है कि नहीं, स्मूथली मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। जो भी हमारे वेरियस यूज़र्स हैं, हमारे इंटरनल यूज़र्स जिनको या एक्सटर्नल यूज़र्स जिनको हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन की नीड है, जिनको ज़रूरत है हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन की, उनको हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टू असिस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को वेरियस डिसीजंस लेने के लिए हमारे अकाउंट्स रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम अपनी मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं। जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंट्स की हम वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की सबसे पहली एडवांटेज होती है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सबसे पहले अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल जो भी मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए असिस्ट करती है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसकी सप्लाई करवाती है। थर्ड स्टेप है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कि हम एक साल के रिकॉर्ड के साथ में दूसरे साल के रिकॉर्ड को कंपेयर कर सकते हैं और उससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें कितना लॉस हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा helps in settlement of tax liability. So what the accounting properly maintained by maintaining proper accounts, it is helpful in the settlement of various tax liabilities. मतलब अगर हम कोई भी अच्छी तरीके से या सही हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स लाइबिलिटी को हम ईज़िली सेटल कर सकते हैं। अगर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो गड़बड़ हैं तो हमें टैक्स लाइबिलिटी में भी ऊपर नीचे पेमेंट करनी पड़ेगी। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स का मतलब है अगर हमारे बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है तो हम ईज़िली लोन्स को रेज कर सकते हैं, हम ईज़िली लोन ले सकते हैं। ठीक है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम ईज़िली लोन ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग।
अपने रिकॉर्ड्स को देखने के बाद में हम जो है डिसीज़न बहुत आसानी से ले सकते हैं कि हमें अपने बिज़नेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें अपने बिज़नेस में क्या क्या और अच्छे से करना चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड डिसीजंस है हमारे बिजनेस यूनिट में, हम उसको स्मूथली ले सकते हैं बाय चेकिंग द वेरियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज limitations of accounting. What are the limitations of accounting? The first one is accounting is not fully abstract. Accounting is not fully abstract का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं लोग, वो अकाउंट्स के रिकॉर्ड में ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब कि जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है उसको न दिखा करके कुछ अपने अकॉर्डिंग अमाउंट चढ़ा देना, तो इससे हमारा प्रॉपर जजमेंट नहीं हो पाता है। तो ये एक लिमिटेशन होता है अकाउंट्स का। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू हम लोगों ने अभी आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में हम लोग बात करेंगे। जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है हम उसको ना लिख करके जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं। जो आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड है इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को हम इग्नोर करते हैं। अगर हमारे प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है तो जो हमने प्राइस पहले लिखा था उसी प्राइस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, उसी प्राइस पर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करते हैं। प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया हमारे अकाउंट्स का। फोर्थ, इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी या इस टाइप की कोई भी चीज़ है जो क्वालिटेटिव है, उसको हमारे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं कराता हूँ। कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ हमें कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो क्वांटिटेटिव हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं, मेजर करे जा सकते हैं, सिर्फ उनको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। क्वालिटेटिव चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग में हमें ये बताया गया है। व्हाट इज़ विंडो ड्रेसिंग? तो विंडो ड्रेसिंग रिफर्स द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस देन द एक्चुअल पोजीशन। मतलब हमें क्या है, हमने विंडो ड्रेसिंग में मतलब ऊपर से अच्छा दिखा देना। हमारा बिजनेस अगर लॉस में भी रन कर रहा है तो हमने ये दिखाया कि हमारे बिजनेस में हमें जो भी हमारे बिज़नेस में अच्छा है हमने उसको दिखाया। अगर हमारा बिज़नेस लॉस में भी रन कर रहा है तो हम उसको यही शो करेंगे सामने वाले लोगों को कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है। तो विंडो ड्रेसिंग का यही मतलब होता है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसको ना दिखा करके हम फेवरेबल पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। व्हाट इज़ विंडो ड्रेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। द फर्स्ट वन इज़ योर इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम इनकम स्टेटमेंट में ये देखते हैं कि हमें अपने बिजनेस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ है या हमें कितना लॉस इनकर हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट provides accounting information about the profit earned and loss incurred during the accounting period. Okay, the next one is your स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अभी हम लोगों ने बात करी थी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट, चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने में आप ये देखते हैं कि आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आपका बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके एसेट्स कैसे हैं, उसके लाइबिलिटीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन में चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो मतलब कितना कैश हमारे बिजनेस में आया है और कितना कैश हमारे बिजनेस में गया है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देयर आर 2 यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। व्हाट आर द इंटरनल यूज़र्स? इंटरनल यूज़र्स आर द यूज़र्स that uses the accounting information within the business unit, like owners, management, employees. These are all internal users. What are external users? That are the accounting information that are useful for the
or outside the business enterprise, that is known as external users. So what are the external users? External users are banks and financial institutions, investors and potential investors, creditors, government, researchers, consumers, public, all these are your external users. Next topic, डबल एंट्री सिस्टम. व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम जब हम लोगों ने क्लास करी थी तो इस बारे में हम लोगों ने बात भी करी है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं, या वो ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी दो बुक्स को इफ़ेक्ट करते हैं, कहीं हम उनको दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है. तो व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम refers to a system of accounting which recognizes and records both aspects of a transactions. Double entry system is based on the principle of dual aspect, which states that every transaction has two aspects, a debit and a credit of equal amounts. मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में रिकॉर्ड होंगे और उनका अमाउंट भी जो होगा वो इक्वल होगा. मतलब अगर हम 5000 रुपीज़ के गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो 5000 आपके गुड्स आ भी रहे होंगे और 5000 का आपके पास से कैश जा भी रहा होगा. तो यहाँ पे डेबिट भी आपका इफ़ेक्ट कर रहा है और क्रेडिट भी आपका साइड इफ़ेक्ट कर रहा है. तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है. इसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करी गई है. तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर नॉट followed completely. Under this system, either both aspects of the transactions are recorded or only one aspect is recorded or not recorded at all. मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो हम ट्रांजेक्शन्स को किसी एक जगह लिखेंगे या हम उनको लिखेंगे ही नहीं. डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं चलता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1. थैंक यू.